सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा आप लोग जुड़ते जाइए मुझसे। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो हमारे साथ जुड़ते हैं ना, मेरा कैलिबर थोड़ा बढ़ जाता है, मेरी चीजें थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आपका जुड़ाव कहीं ना कहीं मेरे लिए एक फ्यूल का काम करता है, एक एनर्जी का काम करता है। तो उस एनर्जी को मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लगातार बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, उस चीज को आप करते रहेंगे। ठीक है, अब बात जैसे कि मैंने कहा कि इतिहास बेसिकली है क्या, इतिहास किस तरीके से पढ़ा जाए, मैंने दो चार चीजें आप लोगों के सम्मुख रखा था। जैसे मैंने कहा था कि आखिर इतिहास में हम किन किन पहलुओं पर ध्यान देते हैं या किन किन बातों पर ध्यान देते हैं। तो मैंने आपको इतिहास को कल बताया, डिफाइन किया। कुछ बच्चे हैं मेंस लिखते हैं, बोलते हैं सर मार्क्स नहीं मिल पा रहा है इतिहास में। अरे भाई देख लो, पूरा 10 साल का रिकॉर्ड उठाओ। मैं हमेशा बोलता हूं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एवरग्रीन माने गए हैं। एवरग्रीन वो हमेशा, अगर आपने एक ठीक ठाक पकड़ बना ली, एक कंट्रोलिंग कर लिया, तो आप ध्यान रखिएगा कि वो आपको 60% मार्क्स हमेशा दिलाएगा। आप किसी और कारण से बाहर चले जाएंगे, लेकिन इन दो सब्जेक्टों के कारण आप कभी बाहर नहीं जाते हैं। और आपको एक आश्चर्यजनक चीज और भी बताऊं कि जब भी आप देखिएगा यूपीएससी का इतिहास, यूपीपीसीएस का इतिहास, हिंदी माध्यम से जो सर्वाधिक अंक पाने वाले लोग हैं वो इन्हीं दोनों सब्जेक्टों से जुड़े होते हैं। हाँ, हिंदी साहित्य भी उसके साथ एक अपवाद के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि वो साहित्य है, लिटरेचर है, तो उसकी भाषा जो होती है थोड़ी सी अलग हो सकती है। ठीक है, बहुत बढ़िया देव जी, जो लिखा है आपने मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, उस चीज पे मैं जब आईवीसी पे आऊंगा, इंडियन वैली सिविलाइजेशन पे जब मैं बात करूंगा, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों से कहा है कि एक सामान्य संवाद कर रहा हूँ। ये 3-4 दिन ये जो फियर है ना हिस्ट्री को लेके कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत गंभीर है, तथ्यों को समेटना परीक्षा के अंतिम समय में बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये सब जितनी अफवाह है इनको हटाना है। ठीक है, क्योंकि हम भी दिए हैं, हम भी एग्जाम दे चुके हैं, इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो हमें मालूम है कि इसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, सच्चाई ये है कि आप अपनी मेहनत को अगर अनवरत जारी रखते हैं, चीजों को क्रमिक रूप से रखते हैं, उत्तर में किन तथ्यों का समावेश किया जाए और किन को छोड़ दिया जाए, इन सारी बातों को अगर रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका उत्तर एक प्रभावशाली उत्तर बन जाता है। ठीक है, तो उस क्रम में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इतिहास बेसिकली है क्या। मैंने बात किया था EH कार की, EH कार की बात किया था। मैंने बात की थी आपसे ब्यूरी की। मैंने कहा था कि EH कार की एक पुस्तक है व्हाट इज हिस्ट्री, जिसमें वो कहते हैं कि वर्तमान और भूत के मध्य एक संवाद है, एक डायलॉग है। देखिएगा, हम कभी भी किसी लक्ष्य को भेदना चाहते हैं तो हम तीर की कमान को खींचते हैं, तो अपने जब तीर की कमान को लक्ष्य को भेदने के लिए खींचा जाता है तो वो अपने कान के पीछे तक ले जाया जाता है। कान के पीछे तक ले जाना भूत की तरफ ही जाना है, वो कहीं ना कहीं भूत की तरफ ही इशारा करता है। यानी कि अगर आपके अपने लक्ष्य को भेदना है तो आपको भूत की तरफ देखना होगा। अगर अपने वर्तमान को बेहतरीन तरीके से सुनिश्चित करना है तो आपको अपने भूत का भी ध्यान देना होगा। इसी तरीके से मैंने कुछ बात आप लोगों से कही थी कि देखिए इतिहास बेसिकली है क्या, तो मैंने जोड़ा था अथर्ववेद से। अथर्ववेद में इतिहास शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, जिसमें यही नहीं, प्रयोग ही नहीं, महज यह भी कहा गया कि अथर्ववेद का एक उपवेद के रूप में है इतिहास। किस वेद के रूप में? उपवेद के रूप में। ठीक है, फिर मैंने बात की थी चाणक्य की कि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक राजा को कुछ प्रहर, अपने समय का कुछ प्रहर इतिहास श्रवण में बिताना चाहिए। अर्थात इसकी महत्ता को वहां से भी मैंने उजागर किया था। बाद में मैंने बात की थी महाभारत की कि महाभारत जो दुनिया का सबसे बड़ा डाइजेस्ट माना जाता है, एक बड़ी ग्रंथ मानी जाती है, उसमें भी कहा गया कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्ति कथायुक्तम इतिहास प्रचक्षते। मैंने बात भी कही थी आपसे, इसकी महत्ता को यहां भी मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि पुराण भी कहता है कि सर्गस्स प्रतिसर्गस्स वंशो प्राणिश्च वंशानुचरिसचैनम पुराणम पंचलक्षणम। ठीक है, जैसे मैं कह रहा था कि लोग कहते हैं, आरोप लगता है कि भारतीय इतिहास से परिचित नहीं थे। नहीं, परिचित थे, खूब जानते थे इतिहास, खूब उनको मालूम था इतिहास। फिर मैंने आप लोगों से बताया था कि एक प्रश्न आता है बार बार कि क्या इतिहास खुद को दोहराता है,
क्या इतिहास खुद को दोहराता है? ये प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थी पूछते रहते हैं। जो आप हिस्ट्री जिनका ऑप्शनल है, ये बार बार चाय की दुकानों पे आप देखे होंगे तो, या कहीं क्लास करके निकले तो आपसी संवाद में लोग कहते हैं क्या इतिहास खुद को दोहराता है? नहीं, इतिहास खुद को दोहराता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि इतिहास खुद को दोहराता हुआ प्रतीत होता है, ना कि वो दोहराता है। ठीक है, प्रतीत होना और दोहराना दोनों बातों में एक अंतर है। क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि इतिहास की प्राणवायु उसकी तिथि है, और इतिहास में अधिक ज्ञान डालने का कार्य जब हम लेखनी कर रहे होते हैं तो उसके प्रमाण हैं जो कि उसको सिद्ध करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इतिहास क्या है? इतिहास में तथ्य है। तथ्य क्या है? तथ्य बड़ा भोला होता है, तथ्य बहुत भोला होता है, इतना भोला जहां रख दीजिएगा वहां रह जाएगा। लेकिन इस तथ्य को भाला कौन बनाता है? इस तथ्य को भाला बनाने वाला जो होता है वो इतिहासकार होता है। ठीक है, एक भोले तथ्य को भाला तक के रूप में तब्दील कर देता है अपनी चीजों से। ठीक है, कैसे? अगर मैंने क्या कहा, तथ्य भोला है लेकिन भाला बनाने का काम इतिहासकार करेगा। और दूसरी चीज, मैं आ जाता हूं अपने पूर्व के प्रश्न पे कि क्या इतिहास खुद को दोहराता है? मैंने कहा नहीं, दोहराता हुआ प्रतीत होता है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण लेता हूं, मैं कहता हूं कि अहिंसा नॉन वायलेंस बड़ा गंभीर शब्द है हमारे भारतीय जनमानस के लिए। नॉन वायलेंस की अगर मैं बात करूं और मैं कहूं कि अहिंसा क्या है, तो आप कहेंगे कि इसके प्रतिपादक जो सबसे बड़े दिखाई दे रहे हैं आधुनिक काल में वो आपके महात्मा गांधी हैं, एम.के. गांधी हैं। लेकिन अहिंसा, इनसे पहले एक विद्वान हुए गौतम बुद्ध, जिन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार किया, इन्होंने भी खूब अहिंसा की बात की। ठीक है, और महात्मा गांधी ने भी किया। ठीक है, तो क्या इससे ये प्रतीत हो रहा है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है? बिल्कुल नहीं। यह व्यक्ति 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और ये व्यक्ति 18वीं 19वीं शताब्दी में से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो हम कैसे कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है? हाँ, जरूर बात हो रही है। अहिंसा एक ऐसी चीज है कि इस काल में प्रासंगिक थी, इस काल में भी प्रासंगिक है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अहिंसा की बात तब की जब हम देखते हैं कि यज्ञ याजन का समय था, पशु बलि दी जाती थी, साथ ही कर्मकांड बहुत ज्यादा था, उसलिए उन्होंने नॉन वायलेंस की बात की, अहिंसा की बात की। जबकि गांधी जी ने देखा कि हमारे समक्ष एक ऐसा शत्रु खड़ा है जो विश्व शक्ति है, कहता है नेवर सनसेट इन ब्रिटिश किंगडम। वो कहता है कि ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसमें कभी भी सूर्यास्त नहीं होता। तो उतनी बड़ी शक्ति से लड़ना है तो क्या गांधी जी बोलते कभी ये समझदारी होती कि इनके साथ हम लाठी भाला और गणासा लेके और बंदूक लेके लड़े? कदापि नहीं। वो जानते थे कि अगर हम हिंसा करेंगे तुरंत कुचल दिए जाएंगे। जैसे आपको एक चीज याद होगा कि एक छोटी सी घटना, कब असहयोग आंदोलन के समय आप देखते हैं कि गांधी एक अहिंसक आंदोलन लेके चल रहे हैं। एक छोटी सी घटना होती है, चौरा चौरी, और उसके बाद आंदोलन को वापस लेना पड़ जाता है। क्योंकि हम किसी भी सत्ता, हम किसी भी शासन से हिंसात्मक रूप से नहीं लड़ सकते। हम उसकी अवज्ञा कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ सत्याग्रह कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ अहिंसक आंदोलन कर सकते हैं। जैसे ही हिंसा करेंगे उसके पास वो सिस्टम है, उसके पास सारे शक्तियां मौजूद हैं, वो तलाश में है, वो चाहता है कि आप हिंसा करें और तुरंत वो आपके विद्रोह को दबा दे। उसके लिए मौका है, वो अवसर है, वो अवसर नहीं देगा आपको। तो यहां दो बातें एक ही चीज को लेके है, लेकिन क्या इससे इतिहास प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है? स्पष्ट है, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन इतिहास खुद को नहीं दोहरा रहा है। दोनों संदर्भ अलग अलग हैं। अगर किसी को यहाँ कोई दिक्कत आ रही हो तो बताएंगे। अगर यहाँ किसी को कोई समस्या आ रही होगी तो आप बताएंगे कि क्या आपको कोई दिक्कत आ रही है। मेरी बात आप लोगों को ठीक ठीक समझ में आनी चाहिए। देखिए, मेरे आने का, आप लोगों से जुड़ने का मूल ध्येय ही यही है। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग आते जाइए, जुड़ते जाइए। देखिए, जितना आप लोग जुड़ते जाएंगे, जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो मेरे लिए बेहतर होता है। बहुत सारे विद्यार्थी वीडियो बाद में देखते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप कार्यशील हो, आप कहीं कार्य में हो, आपको समय न मिलता हो, कोई बात नहीं। मैं नहीं कहता कि आप ऑनलाइन ही आइए, लेकिन जो भी मेरे साथ रहिए, जिस तरीके से रहिए, आप पूरे मनोयोग से रहिए ताकि हम चीजों को आगे बढ़ा सकें। देखिए,
मैंने आज बात क्या की, कली की चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अभी फिर थोड़ा सा और आगे लेके चल रहा हूं इतिहास में, ठीक है। अब इतिहास में कल मैंने बात किया था भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में, कि भारतीय इतिहास के मूल रूप से स्रोत क्या है। मैंने उनको डिफाइन करते हुए कुछ तथ्य आपके सामने रखे भी थे। मैंने बताया था कि इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने बात किया पुरातात्विक स्रोतों की, फिर मैंने बात किया साहित्यिक स्रोतों की, फिर मैंने बात की विदेशी यात्री विवरण की, फिर आधुनिक इतिहास लेखन की जो परंपरा और वर्तमान में जितने भी शोध चल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इतिहास जानने के एक सुगम स्रोत के रूप में है। क्योंकि भारत सरकार या भारत के अंतर्गत आने वाली राज्य सरकारें अपने शोध कार्यों पे, अपने ऐतिहासिक विरासत पे काफी कुछ खर्च करती है। हालांकि वो अमाउंट बहुत कम होता है, इसलिए बेहतर शोध नहीं हो पाता, लेकिन शोधार्थी अभी भी उसमें लगे होते हैं और उनके वर्षों की मेहनत और उस परंपरा का परिणाम है कि हम कुछ इतिहास में और बेहतर जान पाते हैं। तो उस चीज को भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं ये बता देना चाहूं कि ऐतिहासिक स्रोत में आखिर हमें रखना क्या है। जरा सा जो लोग कल नहीं भी जुड़े होंगे उनको भी एक बार जानकारी हो जाएगी और सारी चीज को मैं एक साथ आपके सम्मुख रख भी दूंगा। तो सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोत यहाँ फिर से डिफाइन करते हैं। ऐतिहासिक स्रोत क्या होते हैं? ऐतिहासिक स्रोत, घबराइएगा मत, ठीक है। बहुत लोग का आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर में थोड़ी सी कमियां हैं, ठीक है। उन कमियों को हम दूर करेंगे, क्योंकि हमने कहा ही तथ्य बहुत भोला होता है, भाला इतिहासकार बनाता है, और आपकी लेखनी भी बड़ी भोली है। उसको भाला बनाने का काम आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे साहित्यिक साक्ष्य की सबसे पहले बात करूंगा। साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा पूरा तात्विक साक्ष्य, तीसरा विदेशी यात्री विवरण, चौथा जो वर्तमान में कह लीजिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखन, आधुनिक लेखन, ठीक है। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेनली इन 4 बिंदुओं पे चलना है, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट का पहला हिस्सा होता है आंसर में। आप लिखने क्या जा रहे हैं? अगर कोई पूछ ले कि ऐतिहासिक स्रोत की चर्चा कीजिए, तो ऐतिहासिक स्रोत में आप लिखने क्या जा रहे हैं, पहले उसी को अपने दिमाग में एक मोटा मोटी फॉर्मेट बना लीजिए। नहीं हो, दिमाग से स्लिप करता हो, तो एक पेज पे बना लीजिए, फिर उनको डिफाइन करिए, उसमें डिवीजन ले आइए। अब डिवीजन क्या करना है? अब जैसे मैंने कहा साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत में एक साहित्य तो नहीं है, साहित्यिक स्रोत में एक साहित्य तो नहीं है, इसमें कई साहित्य हैं। जैसे मैंने कहा ब्राह्मण साहित्य, पहला ब्राह्मण साहित्य, तो यहाँ लिख लेते हैं, पहला यहाँ पे कर लेते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, और ब्राह्मण साहित्य में भी 2 साहित्य है, एक नास्तिक साहित्य है, ठीक है, और एक, क्षमा करिएगा थोड़ा आप लोग को दिख रहा होगा, यहां से दिख रहा है, क्लियरिटी है, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? ज्यादा नीचे हो रहा है तो ठीक है। यहां पे कर लेते हैं एक वैदिक साहित्य और ये अवैदिक साहित्य। अवैदिक साहित्य, अवैदिक साहित्य। दूसरी बात मैं अगर करूं तो मैं कहूंगा कि एक दूसरा जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है वह है नास्तिक साहित्य। नास्तिक साहित्य मैंने कल डिफाइन किया था, इन सब चीजों को फिर से एक बार डिफाइन कर दूंगा। घबराइएगा मत कि सर कल क्या बोले थे, कल की क्लास में हम नहीं थे। एकदम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी हूं, आगे भी रहूंगा, ठीक है। जो तीसरी चीज है वह है लौकिक ग्रंथ। कौन है? लौकिक ग्रंथ। लौकिक ग्रंथ, ठीक है। मैंने यहां लिखा ब्राह्मण साहित्य, नास्तिक साहित्य और लौकिक ग्रंथ। फिर यहाँ पे मैंने ब्राह्मण साहित्य को 2 भागों में बांट दिया, एक है वैदिक साहित्य और एक है अवैदिक साहित्य।
ठीक, यहाँ तक एकदम क्लियर होगा आप लोगों को। दूसरी चीज मैं बात कर रहा हूँ अब पुरातत्व की, कि भाई पुरातत्व क्या होता है। तो मैंने सबसे पहले आपको डिफाइन किया था कि पुरातत्व में अगर हम किसी चीज को सबसे पहले शामिल करते हैं तो उसे कहते हैं अभिलेख। क्या बोलते हैं? अभिलेख। पहली चीज अभिलेख। दूसरा मैंने कहा मुद्रा। क्या बोला? मुद्रा। मुद्रा भी इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा मैंने बोला था स्मारक। स्मारक या उनके द्वारा अन्य जो कृतियां बनाई गई हैं, जो भवन कह सकते हैं, ठीक है, भवन, या उनके द्वारा दुर्ग बनाए गए हैं, उनके द्वारा जो किले बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमारे इतिहास जानने के एक बेहतरीन स्रोत के रूप में है। फिर मैंने बात किया था यात्री विवरण में। तो देखिए यात्री विवरण में मैंने कहा था यूनानी। पहला बात यूनानी। दूसरा अरबी यात्री या मुस्लिम जो आक्रमण हुए, चाहे वो तुर्की हो चाहे अरबी आक्रमण, उस समय भी कई विद्वान भारत में प्रवेश किए। मैंने कुछ एक नाम भी लिया था आपसे, फिर से नाम दूंगा। और तीसरा चीनी साहित्य या चीनी यात्री। ठीक है, कह लीजिए चीनी यात्री। और देखते हैं हम कि एक चीनी यात्री है जिसे यात्रियों का राजकुमार होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, 138 देश का विवरण एक महज पुस्तक में। पुस्तक का नाम CUK और राइटर कौन? वेन सांग। ध्यान रखिएगा, वेन सांग, फाहियान, इति सिंह, सुंगयून, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? चीन से जुड़े हुए लोग। क्योंकि हमारा पड़ोसी राष्ट्र है तो अक्सर हमारा उससे संबंध रहा है और प्राचीन काल से संबंध रहा है। हाँ, धारा है, चीजें सीमाएं लगती हैं एक दूसरे से। क्या होता है, थोड़ा बदलाव आ जाता है, मनमुटाव हो जाता है आपस में। जब आदमी होता है तो क्या होता है, जब सीमाएं एक दूसरे से टच कर रही होती हैं तो क्या होता है, थोड़ी सी उसमें दिक्कतें आ जाती हैं, कभी कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं, उसको ध्यान नहीं देंगे, लेकिन वहां से जो हमारे काम की चीज है उसको ले लेंगे। बड़ी आश्चर्यजनक रूप से आप लोग को बता दूं एक चीज कि बुद्ध जो जन्म है, बुद्ध का जन्म कब हुआ, बुद्ध का उपदेश, बुद्ध के द्वारा जो क्रियाकलाप है, इन सारी चीजों की जानकारी हमें कहीं ना कहीं चीनी स्रोतों से ही मिलती है। और उसमें कैंटोन अभिलेख का आपने बहुत लोगों ने नाम सुना होगा या पढ़ा होगा। कैंटोन अभिलेख वो चीन से जुड़ा हुआ है और चीनी साहित्य से निकल के आता है। तो कहीं ना कहीं चीनी साहित्य हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रमाणिक चीजें उपलब्ध करा रही है, तो ये हमारे लिए काम की है। दूसरा चीज मैंने कहा, चौथा प्राचीन भारतीय इतिहास का आधुनिक लेखन। ठीक, इसको अगर क्वेश्चन समग्र रूप से और एक बड़े रूप में आ रहा है, अगर किसी स्पेशल पे नहीं है या साहित्य के माध्यम से इतिहास नहीं जानना चाहता, पुरातत्व के माध्यम से नहीं जानना चाहता, विदेशी यात्री के विवरण से नहीं जानना चाहता, प्राचीन भारतीय इतिहास का आधुनिक लेखन से नहीं जानना चाहता, लेकिन वो कह रहा है कि टोटल समस्त ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर जितने भी हैं भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, तो ये चारों ही बिंदु आएंगे। चाहे वो क्वेश्चन 125 शब्द का हो, चाहे वो क्वेश्चन 150 हो, चाहे 200 हो, 500 हो, या लॉन्ग में लॉन्ग कितना हो। ध्यान रखिएगा, अब शॉर्ट करना आपका काम है। कैसे, उसके लिए भी मैं विधि बताया हूं। मैं बोला कि अपने आप को इस तरीके से डेवलप किया जाए या लेखन का इस तरीके से प्रयास किया जाए। अब जैसे मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया, ठीक है, अगर मुझे इसे 125 शब्द में लिखना है तो इसमें जो भी तथ्य हमारे जाएंगे वो प्रमाण के साथ शॉर्ट में जाएंगे, बहुत छोटे छोटे तथ्य जाएंगे। लेकिन जब इन्हें बड़ा करना होता है तो हम इनकी बातों को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, वो भी बताऊंगा आगे। लेकिन कल की बात मैंने यहाँ तक आप लोगों से की है, आप लोग मुझसे जुड़े नहीं हैं। ठीक, इतना तक नहीं कि ये है ऐतिहासिक स्रोत। ठीक, यहां तक में किसी को दिक्कत हो तो बताएं। बिल्कुल जुड़ते जाइए, थोड़ा जुड़ते जाइएगा तो क्या होता है कि मेरा उत्साह बढ़ता जाता है। मैं चाहता हूं कि आपका जुड़ना मेरे लिए एनर्जी या फ्यूल का काम करता है। तो एनर्जी मुझे मिलेगी जितनी, उतना मैं आप लोगों के साथ तथ्यों पे थोड़ी परिचर्चा को और तेज कर दूंगा। ठीक है, फिर मैंने बताया कि एक बात होती है कि भारतीय इतिहास लेखन से परिचित नहीं है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दी थी। मैंने बात किया था राज तरंगिणी की और मैंने कहा था कि इतिहास लेखन में पहली संस्कृत में लिखी गई पुस्तक, जो कि एक न सिर्फ इतिहास लेखन की दृष्टि से बल्कि एक परंपरा बन गई। वहां से इतिहास लिखने की एक अलग परंपरा ही बन गई। जैसे राज तरंगिणी का लेखक कौन है? कलहड़, लेकिन उस परंपरा को आगे कौन बढ़ा रहा है? जोनराज, श्रीवर,
प्रज्ञा भट्ट, एक के बाद एक विद्वान आ रहे हैं उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, और वह पुस्तक अपने आप में कमिटेड है। कह रही है सलांग सैव विद्वान राग द्वेष बहिष्कृता भूतार्थ कथने यश अस्ते यश सरस्वती, अर्थात वही विद्वान तारीफ के काबिल है जो राग द्वेष से मुक्त होकर एक ग्रंथ की रचना करता है। यानी कि उस पर कोई राज दरबार का दबाव नहीं है, उस पर किसी राजा का दबाव नहीं है, उस पर किसी अर्थ का दबाव नहीं है, बल्कि स्वतंत्र रूप से एक ग्रंथ की रचना कर रहा है। तो वो चीज को भी ध्यान रखना होगा कि कैसे हमारा इतिहास प्राचीन काल से ही समृद्धि की ओर जा रहा है, वो धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ रहा है। और बात के इतिहासकार जो आ रहे हैं, जो हमने चौथा नंबर टॉपिक दिया है, इन्होंने तो पूरे इतिहास का जो ढांचा था उसी को ही क्लैरिफाई कर दिया पूरी तरीके से। वो कैसे किया है इसके बारे में भी बताएंगे। जो शोधार्थी होंगे, जो नेट जेआरएफ करते हैं, बाद में शोध करने के लिए पीएचडी वगैरह करते हैं, तो ध्यान रखे होंगे कि कैसे यहाँ पे कार्य होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि पूर्व में रखी हुई जो मानसिक अवधारणा है उसके आधार पे इतिहास का कदापि लेखन न करें। जैसे वो कहते हैं ना कि पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए, औरंगजेब कैसा शासक है, या कह लें कि मुगलों की नीति हिंदू धर्म के विरोध थी, या हिंदू विरोधी नीति है, या मुगल नीति हिंदू विरोधी दिखाई देती है औरंगजेब के समय। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको अपने प्रमाण पे जांच लें, पहले समझ लें कि क्या वाकई में औरंगजेब इस तरीके का दिखाई देता है। क्या अकबर ने जो गंगा जामुनी संस्कृति का जो प्रतिपादन किया वो किस हद तक सफल था। ठीक है, पूरी तरीके से प्रमाण पे पहले कसें। कोई भी प्रश्न आ जाए, किसी तरीके का प्रश्न आ जाए, मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी प्रश्न हो, किसी भी किदवंती बात के आधार पे, सुनी सुनाई बात पे बिल्कुल विश्वास न करें। बिकॉज आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं, आप अपने तर्क का इस्तेमाल करें। जितना तार्किक रहेंगे उतनी आपको आंसर या लेखनी में उतना ज्यादा बेहतरीन झलकेगा, बेहतरीन दिखाई देगा, वो एकदम सुगम दिखाई देगा। ठीक है, तो उस चीज को, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगर मुझसे कोई पूछता है कि क्या औरंगजेब की नीति हिंदू विरोधी थी, मैं कहता हूं नहीं, औरंगजेब बद नहीं बदनाम था। औरंगजेब बद नहीं बदनाम था। क्यों बदनाम था उसके बारे में जब हम मध्यकाल पढ़ेंगे तो समझेंगे ठीक ठीक से कि औरंगजेब बद नहीं है। बद मतलब बुरा नहीं है, बदनाम है। कैसे बदनाम है उसके बारे में फिर भी छोटा सा एक चर्चा कर लेते हैं कि देखिए, औरंगजेब को जब आप पढ़ते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि औरंगजेब जिस काल परिस्थिति में जन्मा वो मध्यकाल कहलाता है, और जिसका वो पुत्र है उसे कहते हैं शाहजहां। उसके 4 पुत्र हैं, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। औरंगजेब कभी भी शाहजहां का प्रिय नहीं है, कभी भी वो ऐसा नहीं है कि वो शाहजहां के बाद मुगल सत्ता को संभाल लेगा। वहां पे दावेदारी शाहजहां पहले ही दारा को दे रखा है, दारा सिको जो कि एक धार्मिक सहिष्णु शासक है। ठीक है, अपनी नीतियां औरंगजेब पहले ही डिफाइन कर चुका था, क्योंकि उस समय जो वर्ग था, जो शासन प्रशासन में लोग थे, वो इस्लामिक चीजों से जुड़े हुए थे या मुसलमान अधिकतर थे, उसमें अधिकांश मुसलमान हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो प्रशासन को अपने पक्ष में लेने के लिए, वो अपने लोगों को अपने पक्ष में लेने के लिए इस तरीके की नीतियों का प्रतिपादन कर रहा है। जैसे अगर एक बात और उठा लें, जैसे शिवाजी को कैद किया गया, कहाँ लाया गया, आगरा में। लेकिन शिवाजी अगर जब आगरा में थे तो आपने देखा होगा कि शिवाजी यहाँ से आने के लिए चाहते तो बड़ी आराम से यहाँ राजपूताना क्रॉस करते, चूंकि हिंदू राज्य था, और यहाँ से वो मराठावाड़ा आ जाते या महाराष्ट्र घुस जाते। लेकिन शिवाजी ने ऐसा नहीं किया। शिवाजी ने उड़ीसा और इस रास्ते को चुना, यानी उड़ीसा होते हुए शिवाजी महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं, यानी कि पश्चिम में जाकर आगरा से वो पूरब की तरफ जाते हैं और पूरब से पुनः महाराष्ट्र की तरफ प्रवेश करते हैं। अगर ऐसे ही परिस्थितियां थी तो जो राजपूताना के शासक थे वो तो हिंदू थे, वो तो शिवाजी की सहायता कर सकते थे। लेकिन शिवाजी जानते थे कि नहीं, सिर्फ मेवाड़ और मारवाड़ से हिंदू नहीं बनता। ठीक है, जितने भी वहां के सीते सालार थे या जो भी राजा थे स्थानीय या क्षेत्रीय, वो सब औरंगजेब से जुड़े हुए थे। ठीक, अगर शिवाजी ये रास्ते को चुनते तो शिवाजी पकड़े पुनः जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने इस रास्ते को चुना। अतः यहाँ कहा जा सकता है कि नहीं, औरंगजेब की जो नीति थी वो हिंदू विरोधी नहीं थी। अगर हिंदू विरोधी होती तो हम भारतीय इतिहास में जानते हैं कि सर्वाधिक मुगल मनसबदारों की जो संख्या है, मुगल मनसबदारों में जो हिंदू सरदारों की संख्या है वो सबसे
किसके समय है? औरंगजेब के समय है। यानी कि मुगल जो मनसबदार हैं, जो हिंदू मनसबदार हैं, वो सर्वाधिक औरंगजेब के समय दिखाई देते हैं। आखिर ये मनसबदार इतने क्यों थे? अगर हिंदू विरोधी नीति थी तो इतने सारे मनसबदारों को अपने साथ नहीं रखना चाहिए था। वहां तो मुस्लिम मनसबदार होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। दूसरा चीज, एक और तर्क ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि औरंगजेब की नीति हिंदू विरोधी है। जब जैसे ही हम पढ़ते हैं क्या उत्तराधिकार का युद्ध, जैसे दारा, सुजा, मुराद और औरंगजेब में जो आपसी युद्ध होता है, तो हम देखते हैं कि कई क्षेत्रीय राजा भी इसमें हिस्सा लेते हैं। तो हम ये पाते हैं कि दोनों ही खेमे से, चाहे दारा का खेमा हो चाहे औरंगजेब का खेमा हो, दोनों ही खेमों से, दोनों तरफ से हिंदू मनसबदार या राजपूत मनसबदार उपस्थित दिखाई देते हैं। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उसकी नीति हिंदू विरोधी थी? हाँ, कुछ स्तर तक, कुछ हद तक ये जरूर कहा जा सकता है कि हिंदू मानवीय भावनाओं का लोप हुआ। कुछ चीजें जो धार्मिक चीजें थी उनका क्या हुआ? खंडन हुआ, या चीजें थोड़ी सी पक्ष से विपक्ष की तरफ गई, ठीक है। लेकिन पूरी तरीके से इस बात को कह देना क्या समीचीन प्रतीत नहीं होता, ठीक है। तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी आप लोग कई उत्तर लिख रहे हैं और कई लोग बेहतर उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। आप लोग प्रयास करते रहिए इसी तरीके से, ठीक है। वो बिल्कुल उन उत्तरों का मैं स्वागत करता हूं और उन चीजों को मैं आशा करता हूं और इस विश्वास से आपके साथ खड़ा हो रहा हूं कि आप अपने उत्तर लेखन में और इजाफा लाएंगे। देखिए, लेखनी एक ऐसी चीज होती है, किसी एक दिन का प्रयास नहीं होती है, बल्कि हमारे द्वारा किए गए अनवरत कर्तव्यों का प्रयास है, ठीक है। आप रोज रोज करते हैं ना। मैं अब शुरुआत की क्लास से बोल रहा हूँ कि साल्विन टेम्पल की एक कहावत आप हमेशा याद रखिएगा, मुझे उस फाइटर से डर नहीं लगता जो 1000 कला जानता है, मुझे उस फाइटर से डर लगता है जो एक कला का अभ्यास 1000 बार करता है। तो उस अवधारणा को यहाँ यूपीएससी, यूपीपीसीएस या बीपीएससी या जेपीएससी के लिए लगाइए। 100 किताबें मत पढ़िए, एक किताब को 100 बार पढ़िए, वो आपको सफलता तक ले जाएगी, वो आपके हर्डल को खत्म करेगी, आपके मन में जो वहम या भ्रम है उसको वो समाप्त करेगी और आपको एक सुगम रास्ता या सुगम उपाय प्रदर्शित कराएगी। इस आशा से पढ़िए और उस आशा से लिखिए, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, अपनी बात को थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जा रहा हूँ। जैसे मैंने कल कुछ दृष्टिकोण की भी बात की थी आपसे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण की मैंने बात की थी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अंतर्गत मैंने कहा था कि इतिहास जो लेखन होता है या इतिहास जो बनता है वो किस तरीके से बनता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इतिहास व्यक्ति मूलक होता है, फिर मैंने कहा कि इतिहास परिस्थिति मूलक होता है, फिर मैंने कहा कि इतिहास समष्टि मूलक होता है। मैंने इन सारी बातों की चर्चा करते हुए आपसे कहा था कि इतिहास न व्यक्ति निष्ठ है, न ही परिस्थिति मूलक है, बल्कि वो समष्टि मूलक है। कैसे? ये दोनों ही परिस्थितियां इतिहास को प्रभावित करती हैं। मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने रखे थे, छोटे छोटे उदाहरण मैंने दिए थे। जैसे मैंने आपसे बात किया था किसके बारे में? महात्मा गांधी के बारे में बात किया था। फिर उदाहरण में मैंने अन्य लोगों का भी प्रयोग किया था। साथ ही मैंने कुछ तुलनात्मक अध्ययन किए थे। जैसे मैंने कहा था कि शिवाजी अगर नहीं होते तो क्या मराठावाड़ा की परिस्थिति इस तरीके से बन सकती थी? क्या मराठा साम्राज्य इस तरीके से एकत्रित दिखाई दे सकता था? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या भौगोलिक चीजों को नजरअंदाज कर देना क्या ठीक है? नहीं। जितना एक इतिहास में, या हम कह लें कि मराठा साम्राज्य के निर्माण में जितना शिवाजी का योगदान था, उतना ही योगदान वहां के भौगोलिक परिस्थितियों का था। क्योंकि जो गुरिल्ला वार हम देखते हैं, जो छापामार युद्ध पद्धति देखते हैं, जिसके प्रतिपादक भारत में शिवाजी महाराज दिखाई देते हैं, उस परंपरा को उनके अनुयायियों ने भी आगे बढ़ाया। लेकिन यह परंपरा अनवरत चलती रही। तो इस परंपरा के पीछे सिर्फ व्यक्ति जिम्मेवार है? बिल्कुल नहीं। उस परंपरा के पीछे वहां की भौगोलिक परिस्थितियां भी जिम्मेवार है। बड़े बड़े पहाड़, जंगल, झाड़, जहां पे मैदान का अभाव है, पहाड़ी क्षेत्र समग्रता से है, वहां पे क्या हुआ? वहां पे एक ऐसी युद्ध पद्धति शुरू की गई, एक ऐसा युद्ध स्थल तैयार किया गया जिससे छिप के, सामने न जाके, बल्कि छिप के शत्रु पे वार करना। ये तो छापामार युद्ध पद्धति है, गोरिल्ला युद्ध पद्धति है, बल्कि आमने सामने मुठभेड़ न करके छिप के वार करना, ठीक है। इन सारी चीजों की मैंने चर्चा आप लोगों से की थी, ठीक है। उसकी भी बात मैंने आप लोगों से सम्मुख रख दी है। अब बात थोड़ा अलग दृष्टिकोण की करें। जैसे यहां तक में अगर किसी को कोई
कोई उस तरीके का बिंदु दिखाई देता है, थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, कारण ये है, क्षमा करिएगा, क्योंकि मुझे सर्टेन समय में बहुत सारी चीजें आपको देनी होती है, तो मैं आपसे अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ कि आप अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दें। नहीं, आप एप्लीकेशन पे आइए, आपको पूरा समय दूंगा, इन टॉपिकों को मैं फिर से उठाऊंगा आपके सामने। ऐसा नहीं है कि यहाँ बोल दिया तो वहां नहीं, हर एकदम फिर से प्री स्टेज समय लेकर चलूंगा आपको। यहाँ पर सिर्फ अपने आप को रखना है, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक। अगर यहाँ पे कोई तथ्य से संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रहा है। एक आध दो प्रश्न मैं और लेके आपके सम्मुख आ रहा हूँ। जैसे मैंने ऐतिहासिक स्रोत की बात की, उसी तरीके से मैं एक आध दो स्रोतों की और बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत हो तो मुझे कोई कमेंट कर सकता है, बिल्कुल। बिल्कुल मनीष प्रसाद यादव जी, सिलेबस वही है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है, और वो चीजें आपके सम्मुख रखी जाएंगी, ठीक है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए, एक इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, आप चाहे तो अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके लिए फिलहाल मैं हटा के आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज, आ जाते हैं एक अलग तथ्य पे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण और क्या होता है, किस तरीके का ऐतिहासिक दृष्टिकोण होता है। एक कमेंट आया है, नास्तिक साहित्य क्या है? नास्तिक साहित्य क्या है? मैंने कल की क्लास में आप नहीं थे, देखिए मैंने कहा था आपसे कि कभी भी नास्तिक वो नहीं है जो पूजा पाठ नहीं करता। कभी भी नास्तिक की जो प्रमाणिक परिभाषा जो आयोग मानता है वो यह मानता है कि जो वेदों में विश्वास नहीं रखता, वेदों में विश्वास नहीं रखता, उसे नास्तिक माना जाता है, ठीक। या जो वेदों की आलोचना करता है, ठीक, वेदों से मैं तक कि जिसका नहीं, जैसे जैन, जैसे बौद्ध, जैसे आजीवक, जैसे चारवाक, इन दर्शन को हम देख सकते हैं, ये उसी तरीके के दर्शन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, खूब परिचित भी है, ये वही है, ठीक। और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो? बुद्ध साहित्य, देखिए बुद्ध साहित्य में हम हमेशा मैं बोलता हूं कि बुद्ध साहित्य कोई छोटा मोटा साहित्य नहीं है। बुद्ध साहित्य के बारे में अगर बात करेंगे तो बौद्ध साहित्य में वो हर ग्रंथ है जो चाहे वो संस्कृत भाषा में लिखी गई, चाहे पाली भाषा में लिखी गई, ठीक है। हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि बुद्ध में बहुत सारे कौन से साहित्य हैं, इस तरीके के साहित्य हैं, जैसे हम कह लें सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, फिर हम कह लें मिलिंद पनहो, फिर हम तमाम तरीके का नाम ले सकते हैं, ठीक है। बाद में अश्वघोष की कुछ किताबें हैं, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, ये तमाम जो साहित्य हैं वो कहीं ना कहीं इसी चीज से जुड़े हुए हैं, बौद्ध साहित्य से जुड़े हुए हैं। बड़े सामान्य से सवाल हैं, चूंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरी कक्षा लेने से पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी को आप पढ़ लें। अगर देखिए ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये सारे सवाल एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आप अगर उनका थोड़ा सा अध्ययन करते तो आप समझ सकते थे। अच्छा, आजीवक, देखिए मनोज सोनकर जी, ये बेसिकली मैंने एक उदाहरण दिया है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय मखलीपुत गोसाल का है, ठीक है। आजीवक जो है थोड़े से अलग होते हैं। आजीवक क्या कहता है? आजीवक कभी भी जो सृष्टिगत नियम है ना उस पर बात नहीं करता, उससे इतर बात करता है, ठीक है। वो भी नास्तिक है, उसको भी नास्तिक की श्रेणी में रखा जाता है, चाहे आजीवक हो चाहे चारवाक हो, सब उसी के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वेदों की प्रमाणिकता का खंडन करते हैं, ये वेदों को शाश्वत नहीं मानते हैं। जैसा कि हिंदू या सनातन परंपरा में कहा गया है कि वेद अपौरुष्य है। अपौरुष्य कहने का तात्पर्य क्या है? जिसकी रचना, जिस ग्रंथ को किसी पुरुष ने न लिखा हो, अपौरुष्य है, जो देवताओं के द्वारा दिया गया है, वो उस बात को नहीं मानता, वो खंडन करता, बोलता नहीं ये देववाणी नहीं है, नहीं हो सकता।
और इसमें जो भी परंपराएं दी गई हैं वो हमारे हिसाब से या लहजे से सटीक नहीं बैठती, इसलिए वो उसका खंडन करता है, नास्तिक साहित्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये सब छोटे छोटे सवाल है, ये सब पीटी की कक्षा में इनकी चर्चा करता हूँ। ठीक है, मेंस की कक्षा में मैं ये मान के चलता हूँ कि आप प्रॉपरली तैयार होके आए हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आएगी इस तरीके की तो मैं उसका निदान भरपूर करूंगा आपके साथ, बिल्कुल। और किसी को कोई समस्या हो पूछ सकता है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। मानसी, मैंने आपके सवाल का उत्तर दे दिया है। ठीक है, मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उस चीज को आप समझ रही होंगी। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? चलिए अब हम अपनी बात को थोड़ा सा और डिटेल देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ाने के क्रम में हम बहुत सारी चीजों को भी लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि भारतीय इतिहास पर आक्षेप का निर्धारण की भारतीय लेखक जो थे इतिहास लेखन से परिचित नहीं थे, उस बारे में भी बताया मैंने। अब इससे थोड़ा सा इतर चलते हैं और कुछ संस्कृति या सभ्यता की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी वर्तमान में जो आपका सबसे हॉट टॉपिक है, जैसे आप लोगों ने अपना सिलेबस देखा होगा, थोड़ी सी सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका सिलेबस बेसिकली है क्या, सिलेबस आपका है क्या। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में जो सिलेबस दिया गया है, खासकर प्राचीन इतिहास को लेकर, इसे समझाना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप अगर सिलेबस समझ जाते हैं तो आप 50% से अधिक कार्य कर चुके होंगे। अगर सिलेबस नहीं समझ में आया तो सारी चीजें मेरे द्वारा की गई प्रत्येक मेहनत आपके लिए बेकार है। तो थोड़ी सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस चर्चा के बाद मैं आप लोगों से इस परंपरा को थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। दृष्टिकोण की बात करूंगा, फिर बात करूंगा आईवीसी की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, फिर बात करूंगा वैदिक काल की। ठीक है, वैदिक काल में हम दोनों कालों को जोड़ के देखेंगे, किसको, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, दोनों को देखेंगे। देन हम आ जाएंगे जैन बौद्ध या मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और मगध की जो गतिविधियां हैं। अब एक सवाल बन के आता है कि मगध में एक तलवार उठी किसके समय, बिंबिसार के समय, जो अशोक तक अनवरत चलती रही। इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं उसको कैसे हैंडल किया जाए, या मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाने में कौन कौन सी परिस्थितियां उन्मूलक हैं, या कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसने मगध को जनपद से महाजनपद में तब्दील किया और महाजनपद से भी सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में तब्दील कर दिया। उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, उन सब चीजों को भी देखेंगे। बाद में उससे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, इनको थोड़ा सा एक सीक्वेंस देंगे। उसके साथ आगे बढ़ेंगे मौर्य, मौर्योत्तर, देन गुप्त, गुप्तोत्तर तक आएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ सवाल एक क्षेत्र विशेष से होते हैं, जबकि कुछ सवाल कैसे होते हैं, एक कह लीजिए कि अब कह लें कि प्राचीन भारत में स्त्रियों की मनोदशा या स्थिति का वर्णन कीजिए, तो आप ये कभी मत समझिएगा कि स्त्री की स्थिति या मनोदशा किसी एक काल से निर्धारित हो रही है। ठीक है, वो वहां पर हमें सिंधु दिखाना होगा, वैदिक दिखाना होगा, हमें वैदिक के बाद का सूत्र काल जो आ रहा है या महाजनपद काल जो आ रहा है वहां पे भी स्त्री की स्थिति दिखानी है। फिर उसके बाद मौर्यों के समय दिखानी है, मौर्योत्तर काल में दिखानी है, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में भी दिखानी है। तो ये तमाम बातें एक साथ जुड़ी रहेंगी। अगर बड़े प्रश्न बनते हैं और उन्हें छोटे में लिखना है तो उसको कैसे लिखना है, उसको भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिलहाल जो पहला आपकी सिलेबस का जो पहला बिंदु है यूपीपीसीएस को लेकर, वो है कि भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला प्रारूप, साहित्य, वास्तुकला के महत्वपूर्ण शामिल होंगे। ठीक है, पहला मतलब क्षमा करिएगा, इस सिलेबस का अंश नहीं है, वो गलत आ गया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। वो सिलेबस का अंश नहीं है, वो गलत आया हुआ है, गलत आया हुआ है। प्राचीन भारत में सबसे पहला हम बात करेंगे आईवीसी की। पहली बात आईवीसी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की मैं बात करूंगा। सीधा मैं यहाँ आ जाऊंगा। देखिए, एक ऐसा टॉपिक है
कि हर 2 साल 3 साल बाद अपने आप को दोहराता है। इतिहास दोहराए ना दोहराए, लेकिन जो प्रश्न पत्र होते हैं उसमें हर 3 साल 2 साल में अपने आप को जरूर प्रश्न यहाँ से दोहरा देता है, और यहाँ से खूब प्रश्न आते हैं। ठीक, प्राग इतिहास काल का विषय है, प्राग इतिहास काल। जब भी आप उत्तर लिखते हैं, जैसे कि अभी मैंने कह रहा था कि भारतीय इतिहास से लेखन से परिचित नहीं थे, आप विश्वास करिए कि भारतीय लगभग 1750 ईस्वी पूर्व में भी इतिहास लेखन से परिचित थे, क्योंकि जो सिंधु लिपियां हैं वो अभी तक पढ़ी नहीं गई हैं। हो सकता है उन्होंने अपने कार्यों को शिला के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया हो, या शिलालेखों के माध्यम से हमसे बात करने का प्रयास किया हो, लेकिन उनकी लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई। जैसे उनकी लिपि का अगर कुछ संज्ञान दूं तो मैं कहूंगा उनकी लिपि है ये। उनकी लिपि कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। उनकी लिपि कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। घबराइएगा मत, थोड़ा थोड़ा उदाहरण देके आपको डिफाइन करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। उनकी लिपि कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। बहुत सारे लोगों ने पढ़ने का दावा किया, लेकिन ये सिंधु लिपियां आई हैं, मैं कोई अपने घर से नहीं उठा के लाया हूं। ये ऐसी वस्तु स्थिति में सिंधु लिपियां हैं, लेकिन इनको जितने भी विद्वान पढ़ने का दावा किए सब निराधार साबित हुए, सब निराधार साबित हुए। उसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि हमारी इस सभ्यता तक सही अप्रोच का न होना। अभी इस सभ्यता के अंतर्गत आज भी काम चल रहा है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता, जो आज के वर्तमान के 3 देशों को कवर करती है। कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। सर्वाधिक पूरा स्थल हिंदुस्तान में, लेकिन हर पूरा स्थल की अपनी एक खास विशेषता है। नगर नियोजन की खास विशेषता है, शहरी जनजीवन की खास विशेषता है, और उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक पहलू, उसकी भी अपनी एक विशेषता है। साथ ही इसके साथ जो सबसे बड़ी चीज जुड़ी हुई है वह है मातृसत्तात्मक सत्ता। मातृसत्तात्मक सत्ता यह भी कहीं ना कहीं एक बेहतरीन व्यवस्था का संचालन करती है। ठीक है, हाँ देखिए, अब मेरे पास सिलेबस आ गया और ये है बिल्कुल सही सिलेबस। ठीक है, कि भारतीय इतिहास के आरंभिक काल का अध्ययन जो हमारा प्राचीन इतिहास में पढ़ना है वो पहला यही पढ़ना है। इसको एक महज आपके सम्मोहन के लिए था कि आईवीसी है क्या, उसको बारे में थोड़ा सा मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जरूरी है प्राचीन इतिहास में कि सिंधु घाटी सभ्यता पे थोड़ा काम किया जाए, क्योंकि गाहे बगाहे, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, इतिहास खुद को दोहराए ना दोहराए, यहाँ का ये एक ऐसा टॉपिक है, बार बार आता है। लेकिन पहला कि भारतीय इतिहास के आरंभिक काल का अध्ययन। देखिए यहाँ लिखा क्या है मैंने, भारतीय इतिहास के आरंभिक काल का अध्ययन के स्रोत और दृष्टिकोण। कहीं कुछ नहीं है, स्रोत आपके सामने मैंने प्रकट किया, दृष्टिकोण अब कर दूंगा। ठीक, पहली चीज। दूसरा कह रहा है कि आरंभिक पशुचारण, आरंभिक पशुचारण दूसरा टॉपिक है, आरंभिक पशुचारण। आरंभिक पशुचारण एवं कृषि समुदाय। कृषि समुदाय पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य जिसमें नवपाषाणिक और ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों को भी शामिल किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए ये जो सिलेबस है ये यहाँ से, देखिए यहाँ से अभी प्रश्न चूंकि थोड़ा हाईलाइटेड है, ये टॉपिक थोड़ा हाईलाइटेड है, चूंकि यहाँ पे जैसे ही लोग आते हैं ना, सर में दर्द, आंखों से दिखना बंद हो जाता है,
दिमाग काम करना बंद कर देता है। कारण ये है कि पूरा पाषाण की बात है, बात स्टोन एज की है, जहां पे साक्ष्य कुछ कम ही है, और जितने भी साक्ष्य हैं वो किस तरीके के हैं, वो पाषाण के हैं, वो उनके द्वारा प्रयोग किए गए हैं। कहीं कहीं भीमबेटका जैसी चीजें भी हैं जहां पे आदि मानवों ने अपनी कलाकृति को भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया। लेकिन इस काल को समझने के लिए हमारा जितना भी सोर्स है वो पुरातत्व पे आधारित है। पुरातत्व पे आधारित क्यों है? क्योंकि ये बात करेगा हैंडेक्स संस्कृति की, ये बात करेगा चापर चापिंग पेबुल संस्कृति की, ये बात करेगा सोन घाटी संस्कृति की। ये हर एक जगह, जैसे साउथ इंडिया में जाएगा तो पलवरन संस्कृति की बात करेगा, यानी कि हर एक जगह अलग अलग चीजों को ये अपने अंदर समेटे हुए हैं। लेकिन इन सब का सोर्स क्या है? इन सब का सोर्स सिर्फ एक चीज है, वह है पुरातात्विक स्रोत। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं। तो तीसरा टॉपिक क्या है? भारत में बस्ती का स्वरूप, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन, धर्म और पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य। चौथा है उत्तर भारतीय समाज तथा संस्कृति का विकास वैदिक ग्रंथों के साक्ष्य के रूप में, या वैदिक ग्रंथों का साक्ष्य। ठीक, वैदिक काल को ही पढ़ना है। देखिए शब्द की भाषा बदली गई है, घबराइएगा मत, इतना कैसे चल रहा है समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा समय लीजिएगा, एक गिलास पानी पीजिएगा, आराम से सोचिएगा, समझ में आ जाएगा। ये वही वैदिक काल है जिसके बारे में बात की जा रही है। जो अगला टॉपिक है छठवां, वो यह है कि पांचवां, महावीर और बुद्ध की शिक्षा। महावीर और बुद्ध की शिक्षा समकालीन समाज, राज्य निर्माण और नगरीकरण के प्रारंभिक जो काल रहे हैं उनके बारे में, या प्रारंभिक जो चरण रहे हैं उनके बारे में थोड़ी बात करनी है। जो अगला इसके बाद का जो टॉपिक है, मगध का उदय, मौर्य साम्राज्य। लेकिन मैंने इन्हीं बातों को बड़े ही सरल भाषा में, आप सिलेबस देखिएगा तो चीजें थोड़ी उलटती हुई नजर आएंगी। मेरे पढ़ाने का जो तरीका होगा, मैं ये दावा करता हूं कि आपके पकड़ में प्रश्न होगा, लेकिन ये टॉपिक जिस तरीके से कमीशन ने दिए हैं उस टॉपिक से हम नहीं चलेंगे, हम अपने टॉपिक से चलेंगे जो हमारा चीज है। हाँ, आपका कमीशन का दिया हुआ एक भी टॉपिक उससे इतर नहीं होगा, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, बस साथ साथ चलना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, लिखते हुए चलना है, चीजों को जहां नहीं आ रही है चीजें वहां क्लियर करते हुए चलना है। हाँ, किसी को अगर संदेह हो इस जगह पे, किसी को दिक्कत आ रही हो तो स्पष्ट रूप से मुझसे बोल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको क्या समस्या आ रही है। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को भी मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मैंने नहीं बोला कि प्राचीन भारत में हमें मोटा मोटी 6 से 7 टॉपिक करना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। पहला टॉपिक जो हमारा होगा प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत होगा, दूसरा जो होगा सिंधु घाटी सभ्यता होगा, और तीसरा जो होगा वो 2 टॉपिक को एक साथ कंबाइंड या कंपाइल करके पढ़ाया जाएगा, वो है पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे चौथे टॉपिक पे, महाजनपद काल का उदय और मगध का उत्कर्ष की बात करेंगे। अगली बात करेंगे महात्मा बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं के बारे में करेंगे, और समकालीन दर्शन में उन्होंने कैसे किस चीज को प्रभावित किया उसकी बात करेंगे। देन हम आ जाएंगे किस पे, मौर्य काल पे आ जाएंगे, मौर्य शासन व्यवस्था और प्रशासनिक संरचनाओं को देखेंगे। देन हम मौर्य साम्राज्य जब हटता है, केंद्रीकृत प्रणाली जब भारतीय परिदृश्य से गायब होती है, तो उसकी जगह पे छोटी छोटी जो सिस्टम या बाह्य आक्रमण की जो चीजें हैं जो उत्पन्न हो रही हैं, और उससे जो मौर्योत्तर काल का जो डेवलपमेंट है उसको देखेंगे। उसके बाद हम गुप्तों की भारी भरकम व्यवस्था की तरफ प्रवेश करेंगे। बाद में हम गुप्तों को समाप्त करके उत्तर गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल की तरफ प्रवेश कर जाएंगे। देन उसके बाद जो शुरू होता है वो होता है 750 से लगभग 1200 तक का इतिहास, जिसको कहते हैं राजपूत काल। वहां भी प्रयोग करेंगे। बहुत दिनों तक राजपूत काल को क्या कहा गया? अंधकार युग, डार्क एज कहा गया। घबराइएगा मत, डार्क एज नहीं है वो, काल के अंदर काल है, उसको कहते हैं पूर्व मध्य काल, यानी मध्य काल से पहले की स्थिति।
उसको भी हम आपके सामने डिफाइन करेंगे। लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीजें जो हैं, जो क्रमिक रूप से हमारी आधारभूत संरचना के लिए जो ज्यादा ताकतवर हैं, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, चूंकि सिस्टम आज थोड़ा सा दिक्कत दिया है और समय अभाव रहता है, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम दूंगा और इसी डायलॉग को अपने अनवरत रूप से पुनः कल जारी करूंगा। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत प्रणाम। गुड नाइट।